हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आइडियल जीके के रिवीजन सेशन में। इस रिवीजन सेशन में जीएस के सभी विषय जैसे इतिहास, संविधान, भूगोल, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर का रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। रिवीजन प्रतिदिन 3 से 4 विषय का चैप्टर वाइज करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन का पहला भाग बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम लोग जो है बीमारी पढ़ रहे थे, तो बीमारी को आगे बढ़ाते हुए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जैसे टीबी बीमारी जो है मायोट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसका दूसरा नाम राजयक्ष्मा है। टीबी का दूसरा नाम क्या है? राजयक्ष्मा है। सबसे अधिक मौतें जो है टीबी से होती है। सबसे अधिक मौतें किससे होती है? टीबी से होती है। टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, जो जन्म के तुरंत बाद या 7 दिन के भीतर दिया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। डॉट कार्यक्रम का संबंध यानी DOT डॉट कार्यक्रम का संबंध टीबी या राजयक्ष्मा बीमारी से संबंधित है। टीबी के दवा का नाम पेनिसिलिन है। नोट: पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने किया था 1927 में। टीबी का नवीनतम दवा रिफेंसिन और बिलीसिन है। टीबी का नवीनतम दवा कौन कौन है? रिफेंसिन और बिलीसिन है। आगे, टीबी से प्रभावित अंग फेफड़ा है। आगे, टीबी के टेस्ट के लिए मॉन्टू टेस्ट होता है। याद रखिएगा, टीबी के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट? मॉन्टू टेस्ट किया जाता है। अगला बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित पानी, दूषित भोजन के सेवन से होता है। टाइफाइड जो है दूषित भोजन और दूषित पानी के सेवन से होता है। टाइफाइड के टेस्ट के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। याद रखिएगा, टाइफाइड टेस्ट के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विडाल टेस्ट किया जाता है। इस बीमारी में बड़ी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड बीमारी होता है। इस बीमारी में एस्प्लीन या प्लीहा बढ़ जाता है। इस टाइफाइड में क्या बढ़ जाता है? एस्प्लीन या प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ सेल कहते हैं। याद रखिएगा, प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ सेल कहा जाता है। प्लीहा जो है आरबीसी का कब्रिस्तान है। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत बेबी आए हैं। आगे, क्लोरोमाइसिटिन जो है टाइफाइड की दवा है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? टाइफाइड की दवा है। अगला बीमारी है प्लेग। प्लेग जो है बेसिलस बेस्टिस जीवाणु से फैलता है। याद रखिएगा, प्लेग किस बैक्टीरिया से फैलता है? बेसिलस बेस्टिस से फैलता है। यह बीमारी जो है छुआछूत बीमारी है। प्लेग कैसी बीमारी है? छुआछूत बीमारी है। प्लेग जो है चूहा से फैलता है। याद रखिएगा, प्लेग जो है किससे फैलता है? चूहा से फैलता है। आगे, अब ये हैजा क्या है? वेब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया से हैजा फैलता है। हैजा किस बैक्टीरिया से फैलता है? वेब्रियो कॉलरा से फैलता है। आगे, हैजा जो है मक्खी से फैलता है। याद रखिएगा, हैजा किससे फैलता है? मक्खी से फैलता है। हैजा का उपाय क्या है? ORS का घोल। हैजा का उपाय कौन सा है? ORS का घोल। आगे, अगला बीमारी है टिटेनस। इसे धनुष टंकार बीमारी भी कहते हैं। याद रखिए, या लॉक जॉब बीमारी भी कहते हैं। इसे कौन सी बीमारी कहते हैं? धनुष टंकार रोग। याद रखिएगा। आगे, इससे जो है जबड़ा लॉक हो जाता है, यानी इस बीमारी में जो है जबड़ा लॉक हो जाता है। आगे, घोरा, मिट्टी, जंग लगा लोहा
इस बीमारी का वाहक होता है। चलिए आगे बढ़िए। इस बीमारी में एटीएस, इस बीमारी में एटीएस टिटवाइट का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा। इस बीमारी यानी जो है टिटेनस में जो है एटीएस या टिटवाइट का टीका दिया जाता है। अगला बीमारी है कूपिन कफ या कुकुर खांसी या काली खांसी। यह बीमारी बच्चों में होता है। यह बीमारी कहाँ होती है, किस में होता है? बच्चों में होता है। इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डीपीटी जो है ट्रिपल एंटीजन टीका है, याद रखिएगा। डीपीटी क्या है? ट्रिपल एंटीजन टीका है। आगे अगला बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? यह बीमारी संक्रमित दूध से फैलता है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया किससे फैलता है? संक्रमित दूध से फैलता है। और बच्चों में गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया के बचाव के लिए माउथ वॉश का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया के उपाय बचाव के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? माउथ वॉश का उपयोग किया जाता है। नोट, माउथ वॉश में पोटाशियम परमैंगनेट होता है। माउथ वॉश में क्या होता है? पोटाशियम परमैंगनेट होता है। पोटाशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? KMnO4, याद रखिएगा। पोटाशियम मैग्नेट का सूत्र क्या है? KMnO4। आगे ट्रिपल एंटीजन का संबंध जो है डीपीटी से है, अभी ऊपर ही बता चुके हैं। तो डी का पूरा डी से मतलब डी से क्या होता है? डिप्थीरिया। पी से क्या होता है? पर्टूसिस। टी से क्या होता है? टिटेनस। अगला बीमारी है कोर या कुष्ठ रोग। कोर या कुष्ठ रोग, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं, क्योंकि हैंसन ने इसे खोजा था, याद रखिएगा। हैंसन रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहते हैं। हैंसन रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहते हैं। आगे इस बीमारी में त्वचा जो है शून्य हो जाता है। त्वचा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। आगे इस बीमारी के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लेप्री, याद रखिए। लेप्रोसी जैसे याद है तो उस तरह लेप्री याद रखिए। आगे मल्टी ड्रग थेरेपी यानी MDT का संबंध जो है कुष्ठ रोग से है, याद रखिएगा। मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किससे है? कुष्ठ रोग से है। और उधर क्या पढ़े थे? डॉट टेस्ट का संबंध किससे है? डॉट कार्यक्रम का संबंध किससे है? टीबी से, याद रखिएगा। DOT डॉट कार्यक्रम का संबंध किससे है? टीबी से है। डॉट कार्यक्रम का संबंध किससे है? टीबी से है। और MDT कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुष्ठ रोग से है। MDT का पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT का पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला बीमारी है न्यूमोनिया। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़ा है। फेफड़ा में सूजन हो जाता है। अब ये अन्य बातें कौन कौन सी है? गोनेरिया और सिफिलिस जो है सेक्स बीमारी है, याद रखिएगा। गोनेरिया और सिफिलिस क्या है? सेक्स बीमारी है, जिससे जो है सेक्स ऑर्गन प्रभावित होता है। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। बर्ड फ्लू का नाम क्या है? H5N1 है। H5N1 और H1N1 में कन्फ्यूजन होता है। तो बर्ड में डॉ देखिए, डॉ 5 की तरह है, तो याद रखिए बर्ड में डॉ 5 की तरह है, तो इसीलिए बर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है? H5N1। स्वाइन फ्लू का नाम H1N1 है। आगे सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूरी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सार्स का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स जो है, सार्स बीमारी जो है श्वसन संबंधी बीमारी है। इस तरह बायो का सेशन समाप्त होता है। अगला सेशन हिस्ट्री का शुरू करते हैं। हिस्ट्री तो शुरू करते हैं इतिहास से। हम लोग जो है मुग़ल काल पढ़ रहे थे, बाबर और हुमायूं को पढ़ लिए थे। तो शुरू करते हैं आज मुग़ल काल में अकबर को। अकबर को जो है भारतीय इतिहास का सबसे महान शासक में से एक अकबर को इतिहास प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक, प्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर को किस लिए जाना जाता है इतिहास में? प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक और राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। डेट याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा
विरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा विरसाल के महल में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। आगे, अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन। याद रखिएगा, अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन था। अकबर के पिता हुमायूं। अकबर के पिता कौन था? हुमायूं था। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का पालन करने वाली माँ कौन थी? मेहमंगा, धाई माँ। अकबर के पालन किसने किया था? मेहमंगा या धाई माँ। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। याद रखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। 1556 में कालानौर में 14 साल की अवस्था में राज्याभिषेक हुआ। याद रखिएगा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 में 14 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा, मेन याद रखिएगा, 14 वर्ष की आयु में कहाँ हुआ? कालानौर में। आगे, 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ। याद रखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। हेमू आदिल खां सूर का सेनापति था। हेमू किसका सेनापति था? आदिल खां सूर का सेनापति था। आगे, हेमू इस युद्ध में हार गया। पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन हारा? हेमू। किस किस के बीच हुआ था? बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ और कब हुआ? हेमू और बैरम खां के बीच हुआ, 1556 में हुआ। आगे, 1560 में राजपूत नीति बनाई। अकबर ने जो है 1560 में क्या बनाई? राजपूत नीति बनाई। 1560 से 62 के बीच मेहमंगा या पर्दा शासन रहा। 1560 से 62 के बीच मेहमंगा या पर्दा शासन रहा। 1562 में हरका बाई से उसका विवाह हुआ और वह स्वतंत्र शासक बना। याद रखिएगा, अकबर का विवाह किससे हुआ? हरका बाई से हुआ। अकबर का विवाह किससे हुआ? हरका बाई से हुआ। कब हुआ? 1562 में हुआ। 1605 तक वह स्वतंत्र रूप से शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। 1605 तक वह स्वतंत्र रूप से शासन किया और उसकी मृत्यु हो गया। अब ये अकबर का राजनीतिक उपलब्धि क्या था, वो इतना हम अकबर का परिचय देख लिए। अब अकबर के राजनीतिक उपलब्धि में आइए। मालवा का अभियान 1561 में किया। आमेर का अभियान 1562 में किया। मालवा का अभियान 1570 में किया। गुजरात का अभियान 1572 में किया। इस अभियान के बाद भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया एवं प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन भी किया। याद रखिएगा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब किया? तो 1572 में गुजरात अभियान के बाद। याद रखिए, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। कब कराया? तो गुजरात अभियान के बाद, 1572 में। याद रखिएगा, 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। कुछ ही समय तक चला और ये ड्रॉ रहा। याद रखिएगा, 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच क्या हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। पूछता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। इस युद्ध में किसी का जीतने हुआ? इतिहासकार का कहना है यह युद्ध जो है ड्रॉ रहा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इस युद्ध का निर्णय निकला या नहीं निकला? इस युद्ध का जो है निर्णय नहीं निकला। आगे, इस कड़ी में 1582 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया। यद्यपि उसका सबसे प्रिय बीरबल मारा गया। बीरबल कब मरा? 1582 में। किस लिए मरा? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में। आगे, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। आगे, अकबर ने सुलह एक कुल की नीति का अवलंबन किया। ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। याद रखिएगा, अकबर ने सुलह एक कुल की नीति का अवलंबन किया। ऐसा करने वाला वह पहला शासक था। उसने तुलादान की पद्धति, झरोखा दर्शन, सूर्य नमस्कार पद्धति का आरंभ किया। याद रखिएगा, तुलादान पद्धति का आरंभ किसने कराया? अकबर ने कराया। झरोखा दर्शन का प्रारंभ किसने कराया? अकबर ने कराया। सूर्य नमस्कार किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। आगे आइए,
सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ, अकबर के सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ। 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। याद रखिएगा, अकबर ने 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया। 1563 में तीर्थयात्री कर को समाप्त किया। याद रखिएगा, 1563 में क्या किया? तीर्थयात्री कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया को समाप्त किया। याद रखिएगा, जजिया याद रखिएगा, जजिया को कब समाप्त किया गया? 1564 में। 1571 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया, लेकिन पुनः जल संकट के कारण आगरा ले गया। फतेहपुर सिकरी अकबर कब राजधानी बनाया? 1571 में, लेकिन फतेहपुर सिकरी में जल संकट के कारण पुनः राजधानी आगरा ले गया। 1573 में डाक हुलिया को पुनः लागू किया। याद रखिएगा, डाक हुलिया को पुनः किसने लागू किया? अकबर ने। लेकिन सबसे पहले डाक प्रथा को कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने डाक प्रथा को प्रारंभ किया था। फिर आगे चल के किसने बंद किया था डाक प्रथा को? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने डाक और हुलिया प्रथा को बंद किया, लेकिन कालांतर में आके अकबर ने फिर उसे प्रारंभ कर दिया। कब किया? तो 1573 कब किया था? 1571 में, 1573 में, ठीक है, 1573 में जो है पुनः जो डाक हुलिया लिखने का प्रारंभ किया। आगे 1575 में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया। याद रखिए, ये भी याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था कब लागू किया? 1575 में। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था कब लागू किया? 1575 में। 1575 में ही इबादत खाना का नींव रखा। याद रखिएगा, अकबर ने इबादत खाना का नींव कब रखा? 1575 में। अकबर ने इबादत खाना का नींव कब रखा? 1575 में। 1578 में सबके लिए इबादत खाना को खोल दिया। 1578 में सभी के लिए जो इबादत खाना खोल दिया। 1579 में अकबर ने मजहर जारी किया, जिसे फैजी ने तैयार किया था। याद रखिएगा, मजहर कब जारी किया था? 1579 में। अब मजहर को तैयार किसने किया था? फैजी ने। याद रखिएगा, मजहर को तैयार किसने किया था? फैजी ने। मजहर को कब जारी किया था? 1579 में। मजहरनामा एक प्रकार का राजा का धार्मिक प्रमाण था। याद रखिएगा, मजहर क्या था? एक प्रकार का राजा का धार्मिक प्रमाण था। आगे इस कड़ी में इस दृष्टिकोण को डॉक्ट्राइन ऑफ इनफॉलेबिलिटी, याद रखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ इनफॉलेबिलिटी या अमोघत्व का सिद्धांत लागू किया। अमोघत्व का सिद्धांत लागू किया। आगे 1580 में दहसाला व्यवस्था लागू किया। याद रखिएगा, 1580 में क्या किया? दहसाला व्यवस्था को लागू किया, जो एक भूमि व्यवस्था थी। दहसाला व्यवस्था क्या थी? भूमि व्यवस्था थी, जिसे जो है तत्कालीन वित्त मंत्री टोडरमल ने लागू किया। दहसाला व्यवस्था को कौन लागू किया? टोडरमल ने लागू किया। इसीलिए इसे जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। दहसाला व्यवस्था को जो है इसीलिए जो है क्या कहते हैं? टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं। नोट: मुगल कालीन अन्य भूमि व्यवस्था जो है कनकुत और नसक था। याद रखिएगा, मुगल कालीन और जो भूमि व्यवस्था क्या थी? कनकुत और नसक। नसक और कनकुत मुगल काल में क्या था? भूमि व्यवस्था था। याद रखिएगा। एवं करोरी नामक पद का सृजन किया और कालक्रमेण जो है भूमि को 4 भागों में बांटा। अकबर ने भूमि को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन है? पहला ओलज, दूसरा परती, तीसरा चाचर और चौथा बंजर। तो ओलज किस भूमि को कहते थे? जो हर साल खेती होता था उसे ओलज कहते थे। हर साल खेती होता था उसे ओलज कहते थे। परती किसको कहते थे? जो खाली जगह रहता था उसे क्या कहते थे? परती कहते थे। चाचर किसको कहते थे? तो 2-3 साल खेती नहीं, 2-3 साल खेती नहीं, उसे क्या कहेंगे? चाचर कहेंगे। अब बंजर किसको कहेंगे? जहाँ खेती नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? बंजर कहेंगे। आगे 1580 में ही अकबर ने प्रांतों को पुनः गठन किया। याद रखिएगा, 1580 में जो है अकबर ने प्रांत को पुनः गठन किया। अकबर के काल में 15 प्रांत का गठन किया गया। अकबर के काल में कितने प्रांत का गठन किया गया? 15 प्रांत का गठन किया गया। 1582 में दीन-ए-इलाही नैतिक संहिता की शुरुआत हुई, जिसके मुख्य पुरोहित अबुल फजल थे। याद रखिएगा, दीन-ए-इलाही
दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई? 1582। इसका डेट याद रखिएगा। दीन इलाही धर्म कब प्रारंभ हुआ? 1582 को। जिसके पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। जिसके पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। कुल 18 अनुयायी थे, यानी जो है दीन इलाही धर्म अपनाने वाले कितने अनुयायी थे? 18, जिसमें से एकमात्र हिंदू कौन थे? बीरबल थे। बीरबल का पूरा नाम क्या था? महेश दास। महेश दास। बीरबल का पूरा नाम क्या था? महेश दास। अब ये सांस्कृतिक उपलब्धि। अब अकबर का सांस्कृतिक उपलब्धि क्या है? सबसे पहला है जो है बहुविवाह को समाप्त किया, यानी जो है सबसे पहले अकबर ने सांस्कृतिक उपलब्धि में क्या? बहुविवाह को समाप्त किया। बहुविवाह कहने का मतलब जो है एक से अधिक विवाह करना। आगे सती प्रथा को भी समाप्त किया और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत किया। याद रखिएगा, सती प्रथा को समाप्त किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ किया। बाल विवाह की आयु बढ़ाया, ऐसा करने वाला पहला शासक था। यानी बाल विवाह को जो है आयु को बढ़ाया गया और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। यानी लड़के की आयु कर दिया गया 16 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष। आगे अब्दुल समद के नेतृत्व में एक चित्रशाला विभाग की स्थापना किया गया एवं दरबारी पेंटिंग की शुरुआत हुई। याद रखिएगा, चित्रशाला विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? अब्दुल समद के नेतृत्व में। याद रखिएगा, चित्रशाला विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ? अब्दुल समद के नेतृत्व में। अब्दुल समद के नेतृत्व में चित्रशाला विभाग की स्थापना किया गया। आगे इन्हीं के शासनकाल में यूरोपियन चित्रकार, याद रखिएगा, यूरोपियन चित्रकला शैली का भी विकास हुआ। इन्हीं के समय में, यानी अकबर के समय में ही यूरोपियन चित्रकला शैली का विकास हुआ। भूलेंगे नहीं, अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार रहा करते थे। अकबर के दरबार में दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार रहा करते थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन औलिया उल्लेखनीय हैं। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में कौन कौन से इतिहासकार रहा करते थे? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, औलिया नहीं अहमद, निजामुद्दीन अहमद रहा करते थे। आगे अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन कौन थे? तो तानसेन थे, रामधनु पांडे थे। रामधनु पांडे थे। तानसेन ने जो है अनेक रागों का सृजन किया, जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी। मियाँ की तोड़ी और मियाँ की मल्हार राग का रचना किसने किया था? तानसेन ने किया था। नोट, पूर्व में तानसेन जो है रीवा के राजा रामचंद्र और ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, अकबर के दरबार से पूर्व तानसेन कहाँ रहते थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में और ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में। आगे अकबर के समय में तानसेन के अलावा बाग बहादुर और बाबा हरिदास भी महत्वपूर्ण संगीतकार थे। याद रखिएगा, तानसेन के अलावा कौन कौन से संगीतकार थे? बाग बहादुर और बाबा हरिदास। बाग बहादुर और बाबा हरिदास किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में। अकबर के काल में आगरा और इलाहाबाद का किला का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, अकबर के काल में किसका निर्माण हुआ? आगरा और इलाहाबाद के किला का निर्माण किया गया। नोट, अकबर मध्यकाल का पहला शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। याद रखिएगा, अकबर मध्यकाल का पहला शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और ये नवरत्न कौन कौन थे? फैजी, पहला कौन है? फैजी। दूसरा अबुल फजल। तीसरा तानसेन। चौथा मानसिंह। पाँचवा अमीर हुसैन। छठा मुल्ला दो प्याजा। सातवां अब्दुल रहीम खाने खाना। आठवां टोडरमाल और नौवां कौन था? बीरबल। याद रखिएगा। अब ये फैजी क्या था? तो फैजी जो है इतिहासकार था। फैजी को लीलावती का जो है फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने जो है लीलावती को जो है फारसी में अनुवाद किया। लीलावती पुस्तक किस चीज़ की थी? गणित की थी। लीलावती पुस्तक किस चीज़ की थी? गणित की थी। याद रखिएगा, फैजी कौन था? अबुल फजल का भाई था। याद रखिएगा, अबुल फजल का भाई कौन था? फैजी था। अबुल फजल ने बाइबल का जो है पर्शियन में अनुवाद किया। याद रखिएगा, बाइबल का जो है पर्शियन में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। तानसेन जो है, तानसेन को जो है अकबर ने मियाँ की उपाधि दिया था। याद रखिएगा, मियाँ मतलब महान व्यक्ति। मियाँ मतलब महान व्यक्ति।
आगे मानसिंह जो है सेनानायक था। अकबर का सेनानायक कौन था? मानसिंह। आगे अब्दुल रहीम खाने खाना जो है अब्दुल रहीम खाना ने बाबरनामा लिखा था। बाबरनामा का लेखक कौन? अब्दुल रहीम खाना। आगे बीरबल को जो है अकबर ने राजा की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। मियाँ की उपाधि किसको दिया था? तानसेन को। और राजा की उपाधि किसे दिया था? बीरबल को। आगे इस तरह हमने मुगल काल के अकबर के इतिहास को देखने का प्रयास किए हैं। तो इतिहास के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूगोल के इतिहास को सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं भूगोल से। तो हम लोग जो भूगोल में जो भारत के भौतिक विभाजन देख रहे थे, भौतिक विभाजन में हम लोग पठार तक पढ़ चुके थे। अब ये भौतिक विभाजन में द्वीप और मरुस्थल, आज का सेशन रहेगा द्वीप और मरुस्थल। तो द्वीप कहते किसको हैं? ऐसा सागरीय क्षेत्र जिसके बीच में उठा हुआ भाग मैदानी क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। भारत में द्वीप की संख्या 247 है, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? 247 है। हिंद महासागर के 2 भाग हैं। हिंद महासागर के यानी 2 भाग हैं। कौन कौन? पश्चिमी द्वीप यानी लक्षद्वीप और पूर्वी द्वीप यानी अंडमान निकोबार। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में जो कुल कितने द्वीप हैं? 43। और अंडमान निकोबार कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। आगे अब ये लक्षद्वीप जो है ओरल रीफ से बना हुआ है। ओरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? प्रवाल भित्ति से हुआ है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप 453 किलोमीटर में फैला हुआ है। मिनिकॉय का फैलाव कितना है? 453 किलोमीटर, जो सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय के उत्तर में आमिनो द्वीप है। मिनिकॉय के उत्तर में कौन सा द्वीप है? आमिनो द्वीप। और दक्षिण में कौन सा द्वीप है? कनारा द्वीप है। मिनिकॉय के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? कनारा द्वीप है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। लक्षद्वीप मानव आवास से युक्त द्वीप है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप में मानव भी रहते हैं। आगे नोट, ओरल या समुद्री प्रवाल को रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशिन या समुद्र का वर्षावन या सी एक्वेरिन या समुद्री म्यूजियम कैल्शियम कार्बोनेट से युक्त मानते हैं। याद रखिएगा, समुद्री प्रवाल को क्या माना जाता है? द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशिन या समुद्र का वर्षावन या सी एक्वेरिन या समुद्री म्यूजियम कहते हैं, जहाँ जो है कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पाया जाता है। आगे महाल भाषा जो है लक्षद्वीप में बोला जाता है। याद रखिएगा, महाल भाषा कहाँ बोला जाता है? लक्षद्वीप में बोला जाता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। याद रखिएगा, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। नोट, ओरल रीफ या प्रवाल भित्ति उस जगह नहीं पाया जाता है जहां नदी समुद्र में मिलती है। याद रखिएगा, ओरल रीफ कहाँ नहीं बनेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? जहां नदी जो है समुद्र में मिलती है। एवं इसके विकास के लिए 25 डिग्री सेल्सियस और लवणता जो है 35 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। याद रखिएगा, ओरल रीफ के निर्माण के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस और लवणता कितना? 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। प्रवाल भित्ति का मुख्य भोजन जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। याद रखिएगा, प्रवाल भित्ति का मुख्य भोजन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। अरब सागर का दूसरा भाग, जिसे खंबात की खाड़ी कहते हैं, उसके 3 द्वीप महत्वपूर्ण हैं। याद रखिएगा, खंबात की खाड़ी के 3 द्वीप कौन कौन महत्वपूर्ण हैं? तो आलिया बेट, कालिया बेट और एलिफेंटा। खंबात की खाड़ी के 3 द्वीप कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं? आलिया बेट, कालिया बेट और ओरल द्वीप। जिसमें से 2 जो है आलिया बेट और कालिया बेट गुजरात में है। आलिया बेट और कालिया बेट कहाँ है? गुजरात में है। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। आगे एलिफेंटा द्वीप के पास बम्बई हाई है, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा,
बम्बई हाई किस द्वीप के नज़दीक है? एलिफेंटा द्वीप के नज़दीक है। आगे, एलिफेंटा का दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। एलिफेंटा का दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है, याद रखिएगा। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र में। इन्हें जो गलती कर लीजिएगा, एलिफेंटा द्वीप आएगा था महाराष्ट्र में, एलिफेंटा दर्रा कहाँ आएगा था? श्रीलंका में। दोनों अलग क्वेश्चन है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड पूर्वी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। स्थित कहाँ है? क्वींसलैंड यानी क्वींसलैंड के पूर्वी तट पे है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, बंगाल की खाड़ी। आगे है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप हैं, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप और दूसरा न्यूमूरलैंड द्वीप, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में दो महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन है? तो अंडमान निकोबार और न्यूमूरलैंड द्वीप। है तो 204 द्वीप, लेकिन पढ़ना है अपने लोग को सिर्फ दो ही। आगे, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो भारत का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप किससे? प्रवाल भित्ति से। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी से निर्मित है। आगे, यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, याद रखिएगा। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में। आगे, इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर, याद रखिएगा। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। ऊंचाई के क्रम में अन्य चोटी जो है माउंट ध्यूलर, अंडमान निकोबार में जो है ऊंचाई के दृष्टि से जो है अन्य जो है माउंट ध्यूलर, माउंट डियोबोली, माउंट कोएब, ये सब क्या है? अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी सब है, याद रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी तो सैडल पीक हुआ, उसके बाद कौन है? माउंट ध्यूलर, माउंट डियोबोली और माउंट कोएब। आगे, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। भारत का आर्कियोपेरिको जो है द्वीप, आर्कियोपेरिको मतलब द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार को कहते हैं, याद रखिएगा। विश्व का आर्कियोपेरिको किसको कहेंगे? इंडोनेशिया को, या द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। आगे, अंडमान निकोबार का सबसे नज़दीक देश कौन सा है? नज़दीक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, जिसे जो है विश्व का आर्कियोपेरिको कहते हैं। अभी बोले हैं विश्व का आर्कियोपेरिको कौन है? अंडमान निकोबार है, जिसमें कितने महाद्वीप हैं? 13,000 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप? 13,000 द्वीप, जिसे विश्व का आर्कियोपेरिको कहते हैं। और भारत का आर्कियोपेरिको कौन है? अंडमान निकोबार। आगे, कुछ वर्ष पहले अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदला गया है, याद रखिएगा। कुछ वर्ष पहले अंडमान निकोबार के 3 द्वीप का नाम बदला गया है, जो कौन कौन है? नील द्वीप का नाम बदल के शहीद द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप कर दिया गया है। रॉस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेताजी द्वीप कर दिया गया है, याद रखिएगा। नील द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेताजी द्वीप। आगे, हाल ही में 21 परमवीर चक्र विजेता के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया गया है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में सेंटलीज, जॉर्वे और सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, जो भारत की प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो से संबंधित है, याद रखिएगा। सेंटलीज, जॉर्वे, सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में, जो भारत की सबसे प्राचीनतम प्रजाति नेग्रिटो से संबंधित है, याद रखिएगा। कोको चैनल जो है उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करती है। कोको चैनल उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करती है, याद रखिएगा। म्यांमार और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है? कोको चैनल अलग करता है। सेल्यूलर जेल जो है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में है, याद रखिएगा। सेल्यूलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। सेल्यूलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। आगे,
दक्कन पास जो है, दक्कन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, याद रखिएगा। दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार में सुनामी आया था, याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार में सुनामी आया था। आगे अब पढ़ते हैं मरुस्थल को। अरावली के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, यहाँ बरखान पाया जाता है, याद रखिएगा। मरुस्थल कहाँ है? अरावली के उत्तर पूर्व में। बरखान यानी रेत का टीला, याद रखिए। बरखान किसको कहते हैं? रेत का टीला। बरखान जो पवन के द्वारा लाया जाता है, बरखान किसके द्वारा लाया जाएगा? पवन के द्वारा। यह शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है जहाँ जीरोफाइटिक प्लांट पाया जाता है, जैसे नागफनी। यहाँ मरुस्थल में कौन सा पौधा उगता है? जीरोफाइटिक, जैसे नागफनी। आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क के प्रमाण थे। आकल स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क के प्रमाण थे। यह जो है जानकारी मिलती है कि यह मेनोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। आगे मरुस्थल में लूनी नदी दक्षिण भाग में पाई जाती है। मरुस्थल में लूनी नदी दक्षिण भाग में पाई जाती है और यहाँ अंततः स्थले हैं। यहाँ अंततः स्थले हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ जो है लवण झील में मिलती है, उसे पलाया झील के रूप में जाना जाता है। यानी इस क्षेत्र में जो नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? लवणीय झील में मिलती है, उसे जो है पलाया झील कहते हैं, पलाया झील के रूप में जानते हैं। पलाया झील जो है मरुस्थल में पाया जाता है। पलाया झील कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। पलाया झील कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में पाया जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो राजस्थान से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इस तरह से बायोलॉजी का सेशन भी समाप्त होता है। अगले सेशन में प्रतिदिन करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। शुरू करते हैं ज्योग्राफी के बाद डेली करंट अफेयर। तो पहला है G20। G20 में कुल कितने देश शामिल हैं? 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, याद रखिएगा। G20 में कितने देश शामिल हैं? 19 देश और एक जो है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है G20 का? कहीं नहीं। G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है? कहीं नहीं, याद रखिएगा। G20 का 2022 में जो बैठक कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो 2022 में कौन सा संस्करण था इसका? 17वां था, याद रखिएगा। और 18वां जो है भारत में 2023 में हुआ है, याद रखिएगा। जिसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। और इसके शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत थे, याद रखिएगा। इसी G20 में जो है स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन जो है गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। यद्यपि 2024 की अध्यक्षता जो है ब्राज़ील को सौंपा गया है। यानी यही जो है स्टार्टअप 20 जो है शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। यही जो है जो अगले जो G20 का शिखर सम्मेलन जो होगा 19वां, उसे ब्राज़ील को मसाल सौंपा है। अगला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। आगे G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ है हाल ही में? जापान में, जो कहाँ होने वाला था? चलिए आगे बढ़िए। तो G7 कहाँ हुआ है? जापान में 2023 में। SCO का बैठक कहाँ 2023 में? भारत में। SCO का बैठक कहाँ हुआ है? भारत में। आसियान का बैठक कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में, जो 42वां संस्करण था। क्वाड का सम्मेलन कहाँ हुआ है? जापान में, याद रखिए। आगे ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा 2023 में? साउथ अफ्रीका में। 2023 में कहाँ हुआ होगा? साउथ अफ्रीका में। और इससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था? चीन में, याद रखिएगा। आगे दिल्ली सल्तनत में वंश का कार्यक्रम क्या था? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में जो है वंश का कार्यक्रम का ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से हो जाता है गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ये क्रम को याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। गुलाब खिले तो सुगंध लो, गु से गुलाम वंश, खी से
खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। आगे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। याद रखिएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं? तो इलेक्ट्रिक एमएलए और इलेक्ट्रिक कहते हैं, इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। आगे, रुचिरा कंबोज जो है यूएनओ की भारत की जो है अस्थायी प्रतिनिधि है। याद रखिएगा, यूएनओ की जो है भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। आगे, दूसरा क्वेश्चन है, FIH हॉकी प्री लीग, FIH हॉकी प्री लीग जो है किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। मेल में भी नीदरलैंड जीता है और फीमेल में भी नीदरलैंड जीता है। याद रखिए, इसमें भारत का स्थान क्या है? चौथा स्थान है। याद रखिएगा। तो जो है FIH हॉकी प्री लीग में जो है हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे भारत के तरफ से, और हरमनप्रीत सिंह ने जो सबसे ज़्यादा गोल किया था। याद रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह ने ही जो है FIH हॉकी प्री लीग में जो है सबसे अधिक गोल किया था। आगे, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। आगे, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ओडिशा, भारत में हुआ था। ओडिशा में आयोजित किया गया था। फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में। विजेता कौन हुआ था 15वां विश्व हॉकी चैंपियन का? जर्मनी हुआ था, बेल्जियम को हरा के हुआ था। याद रखिएगा, 15वां विश्व हॉकी चैंपियन का विजेता कौन? जर्मनी, जो किसे हरा के? बेल्जियम को हरा के। आगे, क्रिस्टलिना कोच जो है कौन है? याद है, आर्टेमिस मिशन के द्वारा जो है एक पुनः जो है चांद पे जो है मानव को भेजने की जो आर्टेमिस मिशन जो प्रोग्राम है, उसमें जो एकमात्र महिला जाएगी, नासा के द्वारा जो प्रक्षेपित किया जाएगा। आगे, क्रिस्टलिना कोच, याद रखिएगा, आर्टेमिस मिशन में एकमात्र महिला जाने वाली है जो चांद पे जाएगी। आगे, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस क्या है? जासूसी ग्रंथ है। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाख दत्त। जिसके लेखक कौन? विशाख दत्त। और ये क्या है? जासूसी ग्रंथ है। आगे बढ़िए। हाइड्रोफोबिया कुत्ता के काटने से होता है रेबीज रोग, जिससे पानी से डर लगता है। पत्नी फोबिया यानी पत्नी से डर लगना। आगे, मावट जो है किस फसल के लिए जो है सुनहरी बूंद है? मावट जो है किस फसल के लिए सुनहरी बूंद है? तो रवि के लिए। याद रखिएगा, रवि के लिए जो है मावट जो है सुनहरी बूंद है। अब याद रखिएगा रवि फसल कौन कौन है? तो रवि फसल का ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही आलू लाया। नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो ना से चना, ई से राई, हू से गेहूँ, टर से मटर, जो से जौ, सौ से सरसों और आ से आलू। नाई जो है हूटर बजते जोश में आलू लाया। तो वहाँ से सभी को छांट लीजिएगा, बाकी बात जो बचेगा वो खरीफ फसल। आगे, तीसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है तंजानिया की यात्रा पर थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया के यात्रा पे है। तंजानिया में जंजीबार स्थान पर लौंग मिलता है। याद रखिएगा, तंजानिया में जंजीबार स्थान पे लौंग मिलता है। जंजीबार को लॉन्ग आइलैंड भी कहते हैं। जंजीबार को क्या कहते हैं? लॉन्ग आइलैंड भी कहते हैं। आगे, यहाँ जंजीबार में 6 परियोजनाएं चलाए जा रहे हैं भारत की तरफ से। उसी का देखरेख करने गए थे, जिसका उद्देश्य क्या है? जल आपूर्ति। तंजानिया क्यों गए थे विदेश मंत्री? भारत की तरफ से जो है 6 परियोजनाएं चलाई जा रही है, उसी के देखरेख के लिए गए थे। तो एक परियोजना का नाम क्या है? किदुथानी परियोजना। एक परियोजना का नाम क्या है? किदुथानी परियोजना। आगे, दार ए सलाम यहाँ स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, दार ए सलाम वहाँ स्थान है तंजानिया में, वहाँ जो है विवेकानंद की मूर्ति स्थापित किया गया है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री को किस किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तब पलाऊ का, फिजी का और पापुआ न्यू गिनी का और मिस्र का। याद रखिएगा, फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी और मिस्र का जो है सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी को हाल ही में मिला है। आगे, अफ्रीका महाद्वीप में जो है
भूमध्य रेखा के पास जो है विक्टोरिया झील है, याद रखिएगा। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और किसके नज़दीक है? भूमध्य रेखा के नज़दीक है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा, याद रखिएगा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा। तंजानिया में माउंट किलीमंजारो है, याद रखिएगा। तंजानिया में क्या है? माउंट किलीमंजारो है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया में ही जो है माउंट किलीमंजारो है, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलीमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे, जंजीबार को लॉन्ग आइलैंड भी कहा जाता है। तांबे का सिक्का जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, याद रखिएगा। तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। आगे, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है, जो चिल्का झील के पास है, याद रखिएगा। नलवाना पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में है। नलवाना पक्षी विहार कहाँ है? उड़ीसा में है, जो चिल्का झील के अंदर है। आगे, 11वां मौलिक कर्तव्य जो किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 79वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, याद रखिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन है? शिक्षा से संबंधित, जिसे कब जोड़ा गया था? 79वां संविधान संशोधन 2002 में। आगे, मौलिक कर्तव्य जो है मूल संविधान में नहीं था, जिसे जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 को जोड़ा गया था। और 11वां जो है 89वां संविधान संशोधन शिक्षा को जोड़ा गया। आगे, तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, याद रखिएगा। आगे, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे, और ऑप्टिकल फाइबर के अलावा कौन कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है? तो हीरा का चमकना, और कौन सा? मरीचिका का निर्माण होना, यानी गर्मी के समय में जो है रेगिस्तान में जो है पानी का आवास होना, क्या है? मरीचिका का निर्माण। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा। आगे, अगला चौथा क्वेश्चन है ईपीआर, यानी ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड यानी विकसित प्रोडक्ट, क्या है? प्रोडक्टिव यानी उत्पादित, और रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, यानी ई फॉर जो है एक्सटेंडेड मतलब क्या? विस्तारित। पी फॉर जो है प्रोडक्टिव यानी उत्पादित, और आर फॉर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। ईपीआर पाने वाला पहला जिला कौन सा है? इंदौर है। ईपीआर पाने वाला पहला जिला कौन सा है? इंदौर है। उत्पादन यानी ईपीआर का उद्देश्य क्या है? यानी उत्पादन से लेके, यानी निर्माण से लेके उसके यूज तक जो है उसको कैसे, उसको जो उपयोगिता चरण तक, यानी ईपीआर पाने वाला इंदौर जो है उत्पादन से लेके उपभोक्ता चरण तक जो जिम्मेदार रहेगा। आगे, वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट करेगा? इसकी जिम्मेदारी इंदौर पहला जिला बना है, यानी ईपीआर पाने वाला जो पहला जिला जो इंदौर बना है। आगे, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा नगर जो है कौन बना है? इंदौर बना है। और पहला बॉन्ड जिला गाजियाबाद, याद रखिएगा। पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? गाजियाबाद है। पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला कौन सा है? जिला गाजियाबाद। और दूसरा जो है इंदौर है। दूसरा कौन सा है? इंदौर है। आगे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर में हुआ है, जो कौन सा नंबर का है? 17वां नंबर है। आगे, रेगुर मिट्टी जो दक्षिण भारत या दक्कन के पठार में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी, याद रखिएगा। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं, जो कपास के लिए प्रमुख है। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, लेकिन कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। आगे, अपिक्को आंदोलन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। इसी का जो है दक्षिण भारत में अपिक्को कहते हैं, यानी चिपको को ही दक्षिण भारत में अपिक्को कहते हैं। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में, अभी हाल ही में पढ़े हैं। आगे, 5वां क्वेश्चन है वेदवन। वेदवन क्या है? भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, याद रखिएगा। वेदवन क्या है?
भारत का पहला वैदिक थीम है, जो उत्तर प्रदेश में नोएडा में शुभारंभ हुआ है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुभारंभ हुआ है। वहाँ के सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ। आगे यहाँ जो है बरगद कल्प वृक्ष लगाया गया है। याद रखिएगा, यहाँ जो है यानी वेद वन जो है पार्क में क्या कौन सा वृक्ष लगाया गया है? बरगद और कल्प वृक्ष लगाया गया है। ये 4 वेद के थीम पर यह आधारित है। ये जो पार्क है वेद वन जो है ये चारों वेद के थीम पे आधारित है। आगे इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है जो सप्तऋषि पर आधारित है। यानी वेद वन को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में, जो सप्तऋषि पे आधारित है। वेद वन बनने से पहले यहाँ क्या था? डंप यार्ड था, यानी कूड़े का ढेर था। यहाँ कूड़ा करकट फेंका जाता था। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है हाल ही में। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हाल ही में हुआ है, जिसके विजेता कौन थे? पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के विजेता कौन थे? पंजाब यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के शुभंकर क्या था? जीतू। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के शुभंकर क्या था? जीतू। आगे स्कूल चलो अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। पंचामृत योजना कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में, जो गन्ना से संबंधित है। एक परिवार एक पहचान योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। लाडली बहन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? दूसरा चरण मध्य प्रदेश में। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था, जो किस सदी में आया था? 14वीं सदी में आया था। याद रखिएगा, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। याद रखिएगा, एमबीटी के काल में आया था 14वीं सदी में। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगान शासक के बीच हुआ था। याद रखिएगा, मराठा और अफगान शासक के बीच हुआ था, जिसमें मराठा हार गया था। याद रखिएगा। और कब हुआ था पानीपत का युद्ध? 1761 में। आगे औरंगाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया हाल ही में? संभाजी नगर कर दिया गया। याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? EWS से संबंधित है, जिससे जो 10% आरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा। और 103वां संविधान संशोधन से कौन कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आर्टिकल 15 सबसेक्शन 6 और आर्टिकल 16 सबसेक्शन 6 को जोड़ा गया है, जो किससे संबंधित है? EWS से संबंधित है, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। छठा क्वेश्चन है महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र जो है स्टार्ट हुआ है, तो कब हुआ है? महिला सम्मान बचत पत्र कब प्रारंभ हुआ? 1 फरवरी 2023 को ही यह प्रारंभ हो गया था। जिसे अपनाने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, महिला सम्मान बचत पत्र प्रारंभ करने वाला अपनाने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र जो है 1 फरवरी 2023 को ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसको अपनाया कौन? सबसे पहला बैंक ऑफ इंडिया। ये जो महिला सम्मान बचत पत्र जो है प्रमाण पत्र जो है 2 वर्ष के लिए लागू किया। 2 वर्ष के बाद ये समाप्त हो जाएगा। 2024 से 25 तक ही ये जो है 2 वर्ष के लिए ही चालू रहेगा। आगे इसमें जो है 1000 से 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसमें जो है 7.5% तक ब्याज मिलेगा। यानी महिला सम्मान बचत पत्र में जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 7.5%। याद रखिएगा। आई महिला सम्मान बचत पत्र की प्रारंभ की शुरुआत उद्घाटन किसने किया था? तो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री ने प्रारंभ किया था। 2025 में यह समाप्त हो जाएगा, पहले ही बता चुके हैं। हाल ही में पहला बैंक इसे अपनाया। कौन बैंक? द बैंक ऑफ इंडिया अपनाया है। आगे HDFC जो है इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है। इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला HDFC पहला बैंक है और विश्व में सबसे बड़ा चौथा बैंक है। याद रखिएगा, HDFC विश्व में सबसे बड़ा चौथा बैंक है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम भीखाजी कामा। इसे स्वतंत्रता की माता भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। आगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 19(1)(a) में। याद रखिएगा। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है भरतनाट्यम से संबंधित है।
जो भरतनाट्यम किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। भरतनाट्यम भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, भरतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में। आगे, प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंगा। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंगा। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, मोह जंगल जामी योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में। याद रखिए, मोह शब्द ही जो है उड़ीसा से संबंधित है। मोह मतलब, मोह जब भी देखिए तो उड़ीसा को आंख मूंद के मार लीजिए। मोह जंगल जामी योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। सीएम यहाँ के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। मोह जंगल जामी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी समाज को जो है व्यक्तिगत और सामूहिक जो है वन आधारित प्रदान करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, यानी आदिवासी समाज को व्यक्तिगत और सामूहिक वन आधारित प्रदान करना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। चोल वंश का संस्थापक कौन? विजययाल है। याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन? विजययाल है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस का जो है नरम दल और गरम दल एक हो गया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गया था। याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। याद रखिएगा, जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, किसके खिलाफ था? नील की खेती के, यानी 3/20। याद रखिएगा, 3/20 भाग के खिलाफ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित है। आगे, शिक्षा का अधिकार जो है शिक्षा का अधिनियम कब आया था? 2009 में। यानी आरटीई एक्ट कब आया था? 2009 में। याद रखिएगा। सूचना का अधिकार 2005 में। याद रखिएगा, सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में। आगे, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खूंटी जिला में जो है प्रोजेक्ट रेल की शुरुआत हुई है। झारखंड के खूंटी जिला में प्रोजेक्ट रेल का शुरुआत हुआ है। रेल मतलब रेलगाड़ी नहीं, रेल का पूरा नाम देखिए, रेगुलर असिस्टमेंट फॉर इम्प्रूव। रेल का पूरा नाम आर फॉर रेगुलर, ए फॉर असिस्टमेंट, आई फॉर जो है इम्प्रूव, और एल फॉर जो है लर्निंग। याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? जो प्रोजेक्ट रेल का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यानी प्रोजेक्ट रेल में जो है जो स्कूल शामिल होगा, चयनित होगा, वहाँ के बच्चों का जो मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्कूल इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा उस स्कूल के बच्चों का जो है मूल्यांकन करना, जो आपने कितना पढ़ाया और बच्चा कितना सीखा। आगे, झारखंड में जो है श्रावणी मेला प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, सरहुल फेस्टिवल का संबंध भी किससे है? झारखंड से ही है। सफ़ेद शिखर जो है सम्मेद शिखर जो है पारसनाथ की चोटी। याद रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जो है जो जैन धर्म से संबंधित है, कहाँ है? झारखंड में ही है। याद रखिएगा। बिपरजॉय का नाम किसने दिया है? बांग्लादेश ने दिया है। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। याद रखिएगा। अरब सागर में आया था। बिपरजॉय कहाँ आया था? अगला तूफान आने वाला कौन? तेज, जिसका नामकरण कौन किया है? भारत। याद रखिएगा। HDI जो है कौन जारी करता है? मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। भारत का स्थान कौन सा है? 132वां। याद रखिए, 132वां है, जिसके 3 आधार है। HDI के कितने आधार हैं? 3 आधार। कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। याद रखिएगा, HDI के कितने आधार? 3 आधार। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता। याद रखिएगा। लावनी रास का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। याद रखिएगा। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकरवाला समिति का संबंध किससे है? गरीबी से। याद रखिए, तीनों समिति याद रखिएगा।
तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, लरकाना समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1935 में। किस अधिनियम के माध्यम से? किस अधिनियम था? आर्टिकल 134, सॉरी किस अधिनियम? 1934 के अधिनियम से। याद रखिए 1934 के अधिनियम से 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा। किस समिति की अनुशंसा पे? यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग। यंग हिल्टन आयोग का दूसरा नाम क्या है? शाही आयोग के सिफारिश पे। याद रखिए किस अधिनियम था? 1934 के अधिनियम। कब था? 1 अप्रैल 1935 को। आगे, इसकी शुरुआती मुख्यालय कहाँ थी? कोलकाता में। इसकी शुरुआती मुख्यालय कहाँ थी? कोलकाता में। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका लोगो क्या है? तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 के। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। याद रखिए, चलेगा। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखिएगा। वर्तमान में आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं कौन? यही आज का करंट है। वर्तमान में जो है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक किसे बनाया गया है? पीसी वासुदेवन को। याद रखिएगा, पी वासुदेवन को। आरबीआई के जो है कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? पी वासुदेवन को। याद रखिएगा। अगला है आधव अर्जुन जो है भारतीय बास्केटबॉल के जो है भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा। आधव अर्जुन कौन है? भारतीय बास्केटबॉल के अध्यक्ष है। भारतीय बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद। याद रखिए, सीबीआई के हेड कौन है? प्रवीण सूद। वर्तमान सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वर्तमान सीबीसी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। याद रखिए, ए फॉर एटॉमिक, ए फॉर ए.के. मोहंती। ग्लूकोज में CH और O का अनुपात कितना है? तो याद रखिएगा 1:1। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 1:1। यानी ऐसे याद रखिए ना, कार्बन का सूत्र क्या है? सॉरी, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। तो अनुपात पूछ रहा था, तीनों को काटेंगे तो 1:1। आगे, ग्लूकोज की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह बीमारी होती है। याद रखिएगा। और इंसुलिन की कमी से। आगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? शिलोंग यानी मेघालय में। याद रखिएगा। अभिनव भारत और मित्र मेला की स्थापना वी.डी. सावरकर ने किया था। याद रखिएगा। ये अभिनव भारत और मित्र मेला की स्थापना किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। जिसका जयंती कब? 28 मई। इसी के जयंती में जो है नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। के.एम. वासुदेवन जो है नंबूथिरिया। याद रखिएगा, के.एम. वासुदेवन नंबूथिरिया का हाल ही में निधन हो गया है, जो नंबूथिरिया के नाम से प्रसिद्ध था। जो एक क्या था? चित्रकार थे, जो केरल के थे। नंबूथिरिया कहाँ के थे? केरल के थे। दिलीप महालनोबिस का संबंध किससे है? ORS के खोज के कारण इसे याद रखा जाता है। इसे हाल ही में क्या मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म विभूषण मिला है। बालकृष्ण दोषी का संबंध किससे है? वास्तुकार से है। इसे भी जो है हाल ही में पद्म विभूषण मिला है। याद रखिएगा। कन्नड़ रेले का संबंध किससे है? मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरल। मोहिनीअट्टम केरल। याद रखिएगा। आगे, नीलमणि फूफन को हाल ही में क्या मिला है? 56वां ज्ञान, हाल में नहीं 57वां मिला है दामोदर मोजा को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा। पिंडवानी लोक नृत्य का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा, पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल का तट में वर्षा जो है लौटते मानसून के कारण होता है। जो कौन सा मानसून होता है? उत्तर पूर्वी मानसून होता है। कोरोमंडल का तट यानी तमिलनाडु। याद रखिएगा, कोरोमंडल का तट कहाँ है? तमिलनाडु में। ज्योग्राफी में पढ़े थे। आगे, जाइलम जो है
पौधे में जल और खनिज का पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों को पहुंचाता है। इस तरह हमने करंट का भी रिवीजन किया है और करंट का भी सेशन समाप्त हुआ है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।